नमस्कार। आज हम बात करेंगे मांग में परिवर्तन की। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। साधारण बोलचाल की भाषा में मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि एक जैसा ही लिया जाता है और इसी प्रकार मांग में संकुचन और मांग में कमी को भी एक जैसा ही समझा जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि मांग में विस्तार तथा संकुचन जो है वो मांग में वृद्धि और कमी से किस प्रकार से भिन्न होता है, दोनों में किस तरह से अंतर होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे मांग में विस्तार और संकुचन और मांग में वृद्धि और कमी दोनों कैसे पाए जाते हैं, किस तरह से वो होते हैं। इसलिए हम आज सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो किन कारणों से होता है। जहां हम मांग में विस्तार की बात करते हैं उसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कह देते हैं। मांग की मात्रा में जो वृद्धि होती है और ये मांग के नियम के तहत होती है। इसमें मांग की मात्रा और कीमत का संबंध देखा जाता है कि उसके लिए मांग की मात्रा में जो भी परिवर्तन होता है उसके लिए कीमत ही उत्तरदायी होती है कि कीमत के कम होने पर मांग की मात्रा अधिक हो जाती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाता है और इसे ही हम मांग में विस्तार कह देते हैं, जो कि मांग में वृद्धि से भिन्न भी होता है। आगे जब हम मांग में वृद्धि की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि दोनों में किस तरह से अंतर होता है। अब मांग में विस्तार जो है कि कीमत में कमी आने के कारण मांग की मात्रा में जो वृद्धि हो जाती है उसको हम मांग में विस्तार कह देते हैं और इसे हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं ओ एक्स एक्सिस पर हमने मांग की मात्रा ली है और ओ वाई एक्सिस पर हमने वस्तु की कीमत ली है और डी डी हमारा मांग वक्र है। जहाँ वस्तु की कीमत OP1 होती है वहाँ हम OX1 वस्तु की मांग करते हैं और बिंदु ए पर उपभोक्ता रहता है। और जब वस्तु की कीमत OP1 से कम होकर OP2 हो जाती है तो नेचुरली वस्तु की कीमत के कम होने पर वो अधिक वस्तु की मांग की मात्रा करेगा और उसकी मांग की मात्रा OX1 से बढ़कर OX2 हो जाती है और उपभोक्ता बिंदु बी पर चला जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मांग वक्र DD है और उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर शिफ्ट हुआ है। उसका मेन कारण क्या है कि मांग कीमत में परिवर्तन आया और उपभोक्ता जो पहले ए बिंदु पर था वो ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ चला गया। इसे हम कह देते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग में विस्तार। की कीमत OP1 पर OX थी जो बढ़कर विस्तार होकर उसका OX2 हो गई है कि जैसे ही कीमत कम हुई मांग की मात्रा जो है पहले से अधिक होने लग गई और इस तरह से इसे हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का नाम दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मांग में जो संकुचन है वो किस प्रकार से होता है, जिसका हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कह देते हैं। कि मांग की मात्रा में जो कमी है उसका मेन कारण क्या है, वो कीमत के में परिवर्तन आने के कारण होता है। जिस प्रकार से मांग में विस्तार हुआ था बिल्कुल उसी प्रकार से जब मांग में विस्तार होता है कीमत में परिवर्तन से तो मांग में संकुचन भी हो सकता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कह देते हैं। इसमें भी उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर रहता है पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस तरह से उसमें शिफ्ट हुआ था इसमें भी उसी तरह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है। इसे भी हम एक डायग्राम से देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बिल्कुल पिछले डायग्राम की जैसे ही OX एक्सिस पर मांग की मात्रा है और OY पर वस्तु की कीमत है। DD हमारा मांग वक्र है। इसे हम यूं देखते हैं कि OP2 वस्तु की कीमत है जहां पर उपभोक्ता OX2 वस्तु की मांग कर रहा है और बी बिंदु पर उपभोक्ता रहता है। अभी किन्हीं कारणों से हम ये कहते हैं कि मांग में जो परिवर्तन था आ जाता है और मांग जो है वो OP2 से बढ़कर OP1 हो जाती है और मांग में क्योंकि बड़ी है मांग पहले की अपेक्षा कीमत जो पहले की अपेक्षा अधिक हुई है, कीमत OP2 से बढ़कर OP1 हो जाती है तो मांग की मात्रा जो थी वो OX2 से कम होकर OX1 पर हो जाती है और उपभोक्ता बिंदु A पर आ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि उपभोक्ता B बिंदु से A बिंदु पर आता है और जहां हमने विस्तार की बात की थी विस्तार में उपभोक्ता A से शिफ्ट होकर बी पर जाता है और जहां संकुचन की बात आती है वहां उपभोक्ता बी से शिफ्ट होकर
ए पर आ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मांग में जो विस्तार है और संकुचन है, इसका संबंध जो है वो शॉर्ट टर्म से होता है, क्योंकि अल्पकाल में अन्य जो मांग को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते। सिर्फ कीमत ही एक ऐसी है कि जो अल्पकाल में परिवर्तन जिसमें आ जाता है, जिसकी वजह से मांग की मात्रा घटती और बढ़ती है। अब जब हम बात करेंगे आगे कि मांग में वृद्धि जो है और कमी किस कारण से होती है, अब इसमें देखते हैं कि मांग में जो वृद्धि है, इसमें कीमत के कारण मांग में परिवर्तन नहीं आ रहा, परिवर्तन जो आ रहा है वो अन्य कारणों से आ रहा है। हमने पिछले अध्याय में किया था कि मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें वही अन्य कारण होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसमें हम देखते हैं उपभोक्ता की आमदनी की वजह से, आय अगर उसकी चेंज हो जाती है तो नेचुरली कीमत वही रहती है, परंतु उसके द्वारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और मांग जो है उसकी बढ़ जाती है, और इस तरह से मांग कम भी हो सकती है। और इसी तरह से हमने देखा था अन्य वस्तुओं की कीमतें जो मांग को प्रभावित करती हैं, और एक उपभोक्ता के टेस्ट है, अधिमान है, रुचि है, ये भी उसको प्रभावित करते हैं कि कीमत वही रहती है, परंतु अगर हमारा किसी वस्तु के प्रति टेस्ट चेंज हो जाता है, हमारे फैशन चेंज हो जाते हैं, हमारी रुचि चेंज हो जाती है, तो नेचुरली हम उसकी मांग को या तो हम कम कर देंगे या फिर हम ज़्यादा उसकी मांग करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जनसंख्या का आकार था कि जनसंख्या के आकार के घटने या बढ़ने से भी मांग में वृद्धि और कमी हो जाती है। यहाँ पर कीमत प्रभावित नहीं होती, और हम ये देखते हैं कि जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है, इसका जो संबंध है वो लॉन्ग पीरियड से होता है। लंबे समय में जाकर जो है, जो अन्य फैक्टर्स थे, जो अन्य कारण थे, वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस वजह से मांग में वृद्धि हो जाती है और मांग में कमी हो जाती है। तो इसे हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर हमारी मांग की मात्रा थी और ओ वाई पर हमने वस्तु की कीमत ली है। डी डी हमारा मांग वक्र है, और ओ पी वन पर हम देखते हैं पुराना जिसमें हमने किया था कि उपभोक्ता ए बिंदु पर रहता है और ओ एक्स वन वस्तु की मांग की मात्रा वो कर रहा है। ओ पी टू पर कीमत पर ओ एक्स टू पर उपभोक्ता बी बिंदु पर मांग की मात्रा की मांग कर रहा है, वस्तु की मांग की मात्रा ले रहा है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि OP1 कीमत तो वही रहती है, परंतु उपभोक्ता OX1 की बजाय OX2 वस्तु की मांग की मात्रा की मांग यहाँ हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता की मांग की मात्रा बढ़ी, उसका कारण यहाँ पर कीमत नहीं है, वो OX2 पर OP1 कीमत पर जो पहले था उससे शिफ्ट होकर OX2 पर गया है। तो इसके लिए अन्य फैक्टर्स जो है वो उत्तरदायी हैं। हो सकता है उसकी आमदनी बढ़ गई हो, इस वजह से वो और वस्तुओं की मांग कर रहा हो उसी कीमत पर, या ये भी हो सकता है कि किसी त्योहार की वजह से सेम कीमत पर ज्यादा वस्तुओं की मांग कर रहा है, या फैशन की वजह से हो सकता है, रुचि में परिवर्तन आने की वजह से हो सकता है, या जनसंख्या में परिवर्तन आने की वजह से हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, पर हम देखते हैं इसमें फर्क क्या है। जहां एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात की थी, उसमें उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर रहता है, परंतु जहां इंक्रीज और डिक्रीज की मांग इन डिमांड की बात थी, तो यहां उपभोक्ता एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उपभोक्ता DD1 से D1 पर शिफ्ट हो गया है, और इस तरह से एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर जाना उपभोक्ता की मांग में वृद्धि को दिखाता है, और इसी तरह से उपभोक्ता की मांग में कमी को भी दर्शाता है। जब उपभोक्ता पुराने मांग वक्र से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है दूसरे मांग वक्र पर, तो मांग में वृद्धि कहलाती है, और जब उपभोक्ता पुराने मांग वक्र से नीचे की तरफ मांग वक्र पर शिफ्ट होगा तो वो मांग में कमी कहलाएगी। इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से मांग में परिवर्तन जो है वो दो प्रकार से होता है, एक कीमत के कारण और एक अन्य कारणों से होता है, अन्य फैक्टर्स के कारण होता है। और दोनों में यही भेद है कि जब मांग में विस्तार की बात करते हैं तो वो कीमत के कारण होता है, और मांग में जब वृद्धि की बात करते हैं तो वो अन्य कारणों से होती है, कीमत उसको प्रभावित नहीं करती। इसी तरह से मांग में कमी में जब बात करते हैं तो वो अन्य कारणों से होती है, और मांग में संकुचन की बात करते हैं तो वो जो है
वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के कारण होती है। और इस तरह से आज हमने व्यक्तिगत मांग वक्र के बारे में बात करी। ये जो बात कर रहे थे हम एक व्यक्ति के बारे में मांग वक्र था, और इसी तरह से हम बाजार मांग वक्र की बात करते हैं कि एक व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र किस तरह से बनता है। जहां हम एक एक्स वस्तु यहाँ लेते हैं कि एक एक्स वस्तु है और ए व्यक्ति उसकी मांग कर रहा है और बी व्यक्ति उसकी मांग कर रहा है, और जब ए और बी दोनों व्यक्तियों की मांग हम जोड़ देते हैं तो बाजार में जो कुल मांग है वो हमारी आ जाती है। हम यह देखते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत 4 रुपए है, तो ए व्यक्ति 10 इकाई उसकी मांग कर रहा है और बी व्यक्ति को ये महंगी लग रही है, इसलिए हो सकता है कि बी व्यक्ति वहां पर कोई मांग नहीं कर रहा और वो 0 है और बाजार में कुल मांग जो है वो 10 रहती है। इसी तरह से जब वस्तु 4 रुपए से कम होकर 3 रुपए 60 पैसे हो जाती है तो ए की मांग जो है 10 की बजाय 15 हो जाती है, और कम कीमत पर नए क्रेता भी शामिल हो जाते हैं। तो बी उनमें से ही है जो पहले 4 रुपए पे उसकी मांग 0 थी, वो अब 5 इकाई वस्तु की मांग कर रहा है, और इस तरह से बाजार में कुल मांग जो थी वो 15 और 5 को जोड़ने से 20 हो जाती है। इसी तरह से 3 रुपए 20 पैसे होने पर ए की मांग की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, वो 15 से बढ़ाकर अपनी मांग 25 कर देता है और बी भी 5 से बढ़ाकर अपनी मांग 10 कर देता है। इस तरह से बाजार में कुल मांग जो है वो 35 हो जाती है, और 2 रुपए 80 पैसे होने पर ए की मांग 25 से बढ़कर 30 हो जाती है और बी की मांग 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, और टोटल मांग 50 आ जाती है हमारे पास। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की कीमत कम होती जाती है, ए की मांग जो है वो बढ़ती जाती है और बी की मांग भी बढ़ती जाती है, और बाजार में जो कुल मांग है वो भी निरंतर बढ़ती रहती है। इसी तरह से लास्ट में हम देखते हैं कि जब एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपए हो जाती है तो ए की मांग जो थी वो पुरानी मांग से बढ़कर 40 से बढ़कर 50 हो जाती है, और बी की मांग जो थी वो 30 से बढ़कर 40 हो जाती है, और बाजार का जो कुल मांग है वो 50 और 40 को जोड़ने पे 90 प्राप्त होता है। जब हम इस शेड्यूल को हम एक रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं तो व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार का मांग वक्र का रूप ले लेता है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का मांग वक्र जो है वो स्मॉल डी से दिखाया जा रहा है, डी जो स्मॉल डी से है वो ए का मांग वक्र है, और जो D1 है वो बी का मांग वक्र है, और इसी तरह से जो कैपिटल डी और डी है वो बाजार का मांग वक्र है। इसमें हमने आज 2 उपभोक्ता लिए, हमने ए व्यक्ति की बात करी और बी व्यक्ति की बात करी। इसी तरह से अन्य उपभोक्ता भी इसमें हो सकते हैं, सी डी ई एफ और अनेक हो सकते हैं। जब हम उन सबको उनकी टोटल मांग को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास बाजार का मांग वक्र आ जाता है। बाजार का मांग वक्र किस प्रकार का होगा वो निर्भर करता है कि हमारे जो व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं ए बी सी, वो उनकी मांग वक्र किस तरह की है, और उनके अनुसार ही बाजार का मांग वक्र भी जो है वो निर्धारित होता है। आज हमने बात करी मांग में परिवर्तन की, जिसमें हमने बात करी कि मांग में परिवर्तन 2 वजह से होता है। एक होता है कीमत के कारण और एक होता है अन्य कारणों से। दोनों में भेद भी करा कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में किस तरह से भेद होता है, और उसके बाद हमने बात करी व्यक्तिगत मांग वक्र की और फिर बाजार मांग वक्र की। और उम्मीद करती हूँ आज का जो आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।